खाना यह छोटे बच्चों में बहुत इम्पॉर्टेंट, डेंजरस और कॉमन प्रॉब्लम है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आशीष और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मेरे चैनल का 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए मैं मेरे सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे और आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। देखिए, मिट्टी खाना इसे साइंटिफिक टर्म है पाइका। एक्चुअली सिर्फ मिट्टी खाना इसे पाइका नहीं कहते हैं, ईटिंग एनी नॉन ईटेबल सब्सटेंस इसे पाइका कहते हैं। यानी जो चीज़ खाने की नहीं है या खाने के लिए नहीं बनी है उस चीज़ को खाना इसे पाइका कहते हैं। यह प्राय 6 महीने से बड़े बच्चों में देखी जाती है और 6 महीने से छोटे बच्चों में इसलिए नहीं देखी जाती है क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे अपनी जगह से चल नहीं सकते या हिल नहीं सकते। जो बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं वो बाद में बैठना या क्राउलिंग करना या सीख जाते हैं, अपने घुटनों के बल चलने लग जाती है, फिर उनके हाथ में जो चीज़ें आती है वो खाने लगते हैं। इसलिए 6 महीने से बड़े बच्चों में देखी जाती है। 6 महीने के बाद यह प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप में देखा जा सकता है, चाहे वो फिर वो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी एज ग्रुप में हो। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और इसे किसी एक ही एस्पेक्ट से या एक ही कारण से डील करते हैं। लेकिन इसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स है उसका मैं थरो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। और अगर यह सब मुझे 5 या 7 मिनट के एक वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल लगा तो मैं इसके लिए 2 या 3 जैसे भी हो पॉसिबल हो वैसे वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैं हर टॉपिक को लेकर बनाता हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो पाइका का सब में कॉमन और सब में लेस हार्मफुल कारण है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट। यानी ये एक फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल फिनोमिना है डेवलपमेंट में। जैसे क्या होता है, जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसकी क्या है कि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। वो जो एनवायरनमेंट में उसके आजू बाजू में जो हर चीज़ है उसे वह पहचानना चाहता है, उसके बारे में पता करना चाहता है। लेकिन पता करने के लिए उसके बाद नॉलेज लेने के लिए दूसरा कोई जरिया नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, उसे टेस्ट करके देखता है या टेस्ट करके देखने को देखता है। तो इसके कारण वो कोई भी चीज़ दिखे तो वो मुंह में डालकर चेक करके देखता है कि ये क्या है। क्या है, छोटे बच्चों को जैसे वो सिर्फ 6 महीने तक दूध पर ही रहता है, दूध के बाद उसे टॉप फीड करने का यही एज रहता है कि जिसे ऊपर का खाना खिलाना शुरू रहता है। और इसी समय में उसके डेंटिशन भी आता है, यानी मसूड़े मजबूत होना और दांत आने का फेज रहता है। तो इसी पीरियड में क्या होता है कि उसे मसूड़े मजबूत होने के कारण कोई चीज़ खाने की भी इच्छा होती है और उस चीज़ के बारे में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण नॉलेज लेने की भी इच्छा होती है। तो यह आजू बाजू में या उसके हाथ में जो भी चीज़ आती है उसे वो मुंह में डाल के देखता है, इवन वो उसका पैर भी मुंह में डाल के देखने लगता है। तो ये क्या होता है, यह एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है और इसमें अगर हार्डली कुछ अगर दूसरा कोई कॉज नहीं रहा, जैसे मैंने बाकी इसके बाद जो मैं 3 कॉज बताऊंगा उसमें से कोई कॉज नहीं रहा, तो धीरे धीरे 9 महीने से 1 साल का होते होते यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें ख्याल किस बात का रखना है, सब में पहले ऐसा करना है कि इसमें जो हैज़ार्डस यानी जो धोखादायक है कोई चीज़ है जिससे उसे इंजरी हो सकती है, जैसे नाइफ है या कोई इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ है या जैसे केरोसिन है या ऐसी कोई चीज़ है जो इसे अपने को दूर रखना है, जिससे कोई बीमारी हो सकती है। अनहाइजीनिक चीज़ जैसे चप्पल है या शूज़ है या डाइपर है, ऐसी चीज़ें इससे दूर रखना है। और इसके तरफ हमेशा ख्याल रखना है कि यह कहीं जाके कुछ गलत चीज़ मुंह में तो ना ले ले। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कभी कभी क्या करते हैं कि कोई गर्म चीज़ मुंह में ले लेते हैं, तो इस चीज़ के लिए अवॉइड करना है। और अगर इसके अलावा इसके बाद जो मैं 3 प्रॉब्लम बताऊंगा, 3 में से अगर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो 6 से 9 महीने का होते होते यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल पाइका के बारे में दूसरा एक रीज़न आता है कि हैबिट। क्या होता है कि जैसे किसी में अगर फिजियोलॉजिकल पाइका डेवलप हुआ उसके बाद में क्या होता है कि अगर उसके पेरेंट्स का उसके तरफ ख्याल नहीं रहा, निग्लिजेंस रहा, कोई ख्याल नहीं देते रहा, जैसे कि होता है दोनों पेरेंट्स काम करते हैं या घर में बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारी मिट्टी और गंदी चीज़ें पड़ी गिरी हुई है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको जो भी चीज़ मिली वो मुंह में डालने लगते हैं, खाने लगते हैं या पीने लगते हैं। और इस हैबिट को फिर अगर बहुत ही ज़्यादा दिनों निगलेक्ट किया और ज़्यादा दिनों तक इसकी तरफ ख्याल नहीं दिया तो यह हैबिट बाद में एडिक्शन में डेवलप हो जाती है। यानी मतलब अगर फिजियोलॉजिकल है तो रिजॉल्व जल्दी हो जाएगा, उसकी अगर हैबिट बन गई तो रिजॉल्व होने में और दिक्कत जाएगी, और ये बाद में एडिक्शन बन गया तो रिजॉल्व होने में और ज़्यादा दिक्कत जाएंगी। और एडिक्शन एडल्ट में भी देखा गया है। यानी मैंने कुछ पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जिनको जैसे कुछ स्ट्रेस आ गया तो वो मिट्टी खाने लग जाते हैं, कुछ चीज़ का टेंशन आ गया तो मिट्टी खाने लग जाते हैं। ऐसे कोई एडल्ट पेशेंट भी मैंने देखा हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बाकी कोई दिक्कत नहीं रहती है, सिर्फ मिट्टी खाना अच्छा लगता है या आजू बाजू की कोई चीज़ें मुंह में लेना अच्छा लगता है, इसलिए वो फिर उसको यूज टू या हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर वो कुछ क्या करते हैं, सैंड जैसे रेती भी खाने लग जाते हैं
या कोई भी चीज़ मुंह में लेने लग जाते हैं, जैसे जिनको कोई खाली चीज़ की टेस्ट अच्छी लगने लग जाती है तो वो उसे लेने लगते हैं। इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे कुछ पीने भी लग जाते हैं। जैसे अभी केरोसिन का गवर्नमेंट ने तो समझो केरोसिन का सप्लाई कम कर दिया, इसलिए यह प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन जो ट्राइबल एरियाज़ है और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर जहाँ पर अभी भी केरोसिन का यूज़ होता है तो बहुत, और केरोसिन यह क्या करते हैं जनरली पानी की बोतल में रखते हैं, जो मिनरल वाटर की खाली बोतल रहती है ना उसमें केरोसिन रखते हैं। इसके कारण केरोसिन पीने वाले बच्चे भी बहुत सारे देखे गए जो एक्सीडेंटली देते हैं या हैबिचुअल हैबिट के कारण केरोसिन पी लेते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट ये है कि अटेंशन, यानी इसके तरफ ख्याल देना, बच्चों की तरफ ख्याल दे के उनकी वो हैबिट कैसे छूटे इसकी तरफ ख्याल देना चाहिए। अनलेस ये दोनों प्रॉब्लम ऐसे है कि अगर इनको मैंने इसके बाद जो दो प्रॉब्लम बताऊंगा ये अगर नहीं रहे फिजिकल प्रॉब्लम तो ये अटेंशन से सॉल्व होगा, अदरवाइज इन्हें कुछ ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत गिरेंगी। और इसमें डीवर्मिंग भी करना ज़रूरी है। जैसे डीवर्मिंग का तो रूल ऐसा है कि देखिए हर बच्चे को 6 महीने में एक बार एंटी हेलमिंथिक यानी वर्मीसाइड देना चाहिए, जो भी डीवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आजू बाजू की चीज़ें मुंह में डाल रहे हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल रीज़न से डाल रहे हो या हैबिट के कारण डाल रहे हो या एडिक्शन के कारण डाल रहे हो, लेकिन इनके इन चीज़ों के कारण इनके पेट में वर्म इन्फेस्टेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये दोनों भी केसेस में बच्चों को डीवर्मिंग कराना चाहिए। और जैसे उसकी ट्रीटमेंट है, हैबिट अगर हैबिट लग गई या एडिक्शन लग गया तो उनकी तरफ ख्याल देके उनका हैबिट छोड़ देना चाहिए। कि 4 कॉजेस में से जो हमने पहले 2 कॉजेस देखे हैं इनके लिए कोई एक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काउंसिलिंग, अटेंशन और डीवर्मिंग, इससे दोनों भी ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद के जो 2 है इनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें एक है आयरन डिफिशियंसी और दूसरा है कैल्शियम डिफिशियंसी। तो आयरन डिफिशियंसी से होने वाली पाइका और कैल्शियम डिफिशियंसी से होने वाली पाइका, यानी आयरन डिफिशियंसी से के कारण मिट्टी खाना और कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण मिट्टी खाना, इन दोनों के कॉज जैसे अलग है वैसे इनके साइन सिम्टम्स भी अलग है और ट्रीटमेंट भी अलग है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है यह बहुत ही माइन्यूट हिस्ट्री लेने के बाद और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के बाद पता कर सकते हैं। इसमें पहले हम डिस्कस करते हैं कैल्शियम डिफिशियंसी से होने वाले पाइका के बारे में। यह जनरली जो प्री टर्म बेबी है, यानी जिनका 9 महीने 9 दिन पूरे होने से पहले ही 7वें या 8वें महीने में बर्थ हो चुका है, जो लो बर्थ वेट है, मतलब जिनका वेट 2.5 kg से कम है और जिन्हें सिंस बर्थ बचपन से कैल्शियम के सप्लीमेंट और विटामिन D3 के सप्लीमेंट नहीं दिए गए। मैंने मेरे चाइल्ड केयर के वीडियो में बताया है कि जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो उसके पहले 6 महीने में उसे कैल्शियम और विटामिन D3 देना चाहिए। तो ये इसीलिए देना चाहिए कि ताकि ये आगे चल के से पाइका ना डेवलप हो। बाद में इसमें क्या है कि ये जो बच्चे हैं ये पर्टिकुलरली क्या करते हैं, चॉक या जो स्लेट पेंसिल आती है या जो दीवारों पे लगा हुआ चूना है यह खाते हैं। और जैसे कि आयरन डिफिशियंसी में एनीमिया के जो पेशेंट है ये जनरली क्या करते हैं कि मिट्टी खाते हैं, जो मिट्टी आती है वो खाते हैं। और जो इधर फिजियोलॉजिकल पाइका के पेशेंट और जो जिनको हैबिट है, तो हैबिट के पेशेंट या कुछ भी खा लेते हैं, इनको जो चीज़ दिखी वो खा लेते हैं। तो ये इतना इनके साइंस और सिम्टम्स में डिफरेंस है। और जबकि कैल्शियम डिफिशियंसी का जो पाइका है इसमें यह प्रीटर्म रहना, लो बर्थ वेट रहना या विटामिन D3 और कैल्शियम के सप्लीमेंट न मिलना, यह एक रीज़न रहते हैं। इसके अलावा इनमें क्या रहते हैं कि कैल्शियम डिफिशियंसी के और अदर साइंस देखने को मिलते हैं, जैसे जल्दी दांत नहीं आना, 6 महीने का होते हुए बच्चा बैठना नहीं या क्राउलिंग शुरू नहीं करना, खड़े रहते हुए गिर जाना जल्दी या लेट खड़ा होना, या चलते हुए गिर जाना या लेट चलना। जैसे कि जो बच्चा 1 साल के बाद भी अगर खड़ा नहीं रह सकता तो उसको कैल्शियम डिफिशियंसी है सस्पेक्ट करना चाहिए। और मोर और लेस अभी या बाद में, लेटर और अर्लियर, वह बाद में उसमें क्या होता है कि जैसे ये स्लेट खाना, दीवार का चूना खाना या फिर चौक खाना, यह हैबिट डेवलप हो जाती है। और इसमें रैकेट्स के साइन भी दिख जाते हैं कभी कभी, जैसे रैकेटिक रोजरी है, यह साइन भी दिख जाते हैं। फ्रंटल बोन जो है फोरहेड या बड़ा दिखना। और इसकी सिंपल ट्रीटमेंट है कि इसमें क्या करना है, अपने को कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, जिंक और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट देना है। तो ये सभी आजकल सिरप आते हैं जो कि कॉम्बिनेशन में आते हैं और बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, यह सब दे सकते हैं। इसके साथ डीवर्मिंग करना तो ज़रूरी है। सनलाइट की ज़रूरत रहती है, सनलाइट या नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन D3 है, तो इससे अगर विटामिन D3 मिल जाए तो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन अच्छे से होता है। और इसे हाई कैल्शियम डाइट देना है। कैल्शियम डाइट जनरली मिल्क या हाई कैल्शियम डाइट है, मिल्क भी अगर दिया तो यह कैल्शियम का अच्छा सोर्स बन जाता है। अब ये जो ट्रीटमेंट एक बार शुरू कर दिया तो शुरू करने के बाद ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और बच्चे का पाइका 2 या 3 दिन में अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि इसे ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद, कैल्शियम सिरप शुरू करने के बाद यह सब पाइका, यह सब अपने को इफेक्ट दिखने को 1 महीना भी लग सकता है और ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने तक भी कंटिन्यू करना का काम पड़ सकता है। क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट्स तक का हो गया है तो मैं जो मिट्टी खाने का जो मेन और सब में इम्पोर्टेंट और सब में बड़ा कारण है आयरन डिफिशियंसी, तो इसके लिए मैं एक
सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, और जिसमें मैं आयरन डिफिशियंसी के डिटेल डायमेंशंस और डिटेल कॉजेस डिस्कस करूंगा और दोनों में क्या डिफरेंस है। और जब आयरन डिफिशियंसी और कैल्शियम डिफिशियंसी दोनों साथ में हो, या जब आयरन डिफिशियंसी या एडिक्शन साथ में हो, इस समय पे क्या करना चाहिए। तो बहुत इसका जो होलिस्टिक अप्रोच है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही इसकी डाइटरी मैनेजमेंट और इसके प्रिवेंशन के बारे में भी बात करूंगा। शायद ये डाइटरी मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के लिए और तीसरा वीडियो बनाने का काम पड़ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।